आपको याद हो तो नेपाल ने आज से 2 साल पहले एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम का उद्देश्य था कि नेट ज़ीरो एनर्जी के ऊपर काम करना। चाहे वो हाइड्रोजन पावर से एनर्जी लेना हो, चाहे वो हाइड्रोजन एनर्जी से व्हीकल चलाना हो, या फिर हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करके एयर पोल्यूशन को कम करना हो। यानी कि नेचर के प्रति टोटली फ्रेंडली वर्क करने का काम जो नेपाल की गवर्नमेंट ने ठाना था और उन्होंने कहा था कि 2030 से 2032 तक हम इसके अंदर बहुत बड़ी क्रांति ला के रख देंगे। उस समय कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये शुरुआत है, कुछ बसेस खरीदी हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ गाड़ियां ली हैं और कुछ व्हीकल लिए हैं जिसकी वजह से उछल रहे हैं। करने धराने को कुछ नहीं है, बाद में ये सब कुछ फीका पड़ जाएगा और सभी लोग भूल जाएंगे। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में जानेंगे कि कितना फीका पड़ा है वो चीज़, या फिर वो आज भी सजग है और 2030 तक क्या यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा सकता है जो सपना देखा था। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल की ये मुहिम पूरे वर्ल्ड को एक नई राह दे सकती थी और एकदम सही बात भी है कि नेपाल को इस चीज़ के अंदर अगर अगुवाई करी है तो इस चीज़ को आगे भी ले जाना चाहिए। इससे पहले भी नेपाल ने पहले जब स्टार्ट किया था तब बसेस खरीदी थी, उसके बाद फिर से बसेस खरीदी थी और इनकी संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ साथ जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको चार्ज करने के लिए जो पेट्रोल पंप होते हैं उनको भी लगाया जा रहा है, ताकि जितने पंप होंगे उसके हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं, व्हीकल ला सकते हैं और लोगों को कंफर्ट फील भी होगा कि कहीं पे भी जाएं तो ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ी डिस्चार्ज हो गई और अब हम क्या करें। फाइनली एक और बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल कर ये सामने आ रही है कि नेपाल ने इसी साल के अंदर चीन से 21.83 अरब रुपए के 7931 इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए हैं, जबकि पिछले साल नेपाल ने 3.75 अरब रुपए के 1269 इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जस्ट एक साल बढ़ा है, पेमेंट कितना बढ़ा है, 7 गुना लगभग पेमेंट बढ़ाया है और इलेक्ट्रिक व्हीकलों की संख्या है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं 7 गुना के इर्द गिर्द ही बड़ी है। तो ये चीज़ दिखाता है कि किस तरह से नेपाल अपने वादे के ऊपर पूरा अडिग है और वो कम्प्लीटली नेट ज़ीरो एनर्जी बेस पर अपने देश को चलाना चाहता है। इससे बहुत से फ़ायदे हैं, इन्वायरमेंट को फ़ायदा है, ह्यूमन लाइफ इंक्रीज होगी उसके अंदर फ़ायदा है और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के अंदर भी फ़ायदा है, बिकॉज इसका खर्चा कम है। सबसे बड़ी बात है उसका खर्चा कम है, पेट्रोल हमें लाना नहीं पड़ेगा, वो खर्चा बचेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो फ्यूल इस गाड़ियों को चाहिए वो फ्यूल तो हमारे पास इतना ज़्यादा है कि हम विदेशों को बेच रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम बांग्लादेश के साथ डील कर रहे हैं, भारत के साथ डील कर रहे हैं और भी बकाया बच जाती है। तो हमारे लिए ये सबसे सूटेबल रास्ता मेरे को लगता है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या नेपाल 2030 तक वास्तव में नेट जीरो एनर्जी वाला या फिर नेट जीरो एनर्जी पर वर्क करने वाला कंप्लीटली देश बन जाएगा या फिर नहीं बनेगा? इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।